घेर के मारना चाहते हैं, ये उनका नैरेटिव है, ये वास्तविकता नहीं है। देखिए, वास्तविकता ये है कि ये किसी को भी जानने का अधिकार है, भारत की 140 करोड़ जनता को जानने का अधिकार है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, और इसलिए जानना आवश्यक है, इसलिए नहीं कि पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है, इसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं परजरी। परजरी में 7 साल की सजा है, मानहानि में तो 2 साल की सजा है, परजरी में 7 साल की सजा है। परजरी का मतलब यह होता है कि अगर आप कोर्ट में या किसी भी संवैधानिक संस्था में एफिडेविट दें कि आप इतना पढ़े हैं या नहीं हैं, अगर आप अपनी जायदाद के बारे में भी बताएं और उसमें कोई जायदाद के बारे में छूट जाए, कोई मुकदमा आप पे दर्ज छूट जाए, तो ये परजरी का केस बनता है। ये परजरी का केस है जिसमें 7 साल की सजा है। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, हम एचआर में बात करते हैं मैनेजमेंट लैंग्वेज में। अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और फाइनेंस का प्रोफेसर हूं और मुझसे कहा जाए कि आप फिजिक्स पढ़ा दीजिए, मैं क्या फिजिक्स पढ़ाऊंगा? अरे, मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो कोरिलेट होनी चाहिए ना। देखिए, वास्तविकता में अगर ये सारी चीजें हुई, अगर इन्होंने लोगों से राय ले ली होती, अगर इन्होंने रघुराम राजन से, उर्जित पटेल से राय ले ली होती, तो ये स्थिति न पैदा होती। परेशानी क्या है कि जब आप, एक तो आपको ज्ञान नहीं है, फिर आप किसी से राय नहीं लेना चाहते, फिर आप परजरी करते हैं। मुझे याद है 2013 में किसी ने पूछा था मोदी जी से, क्या आप विवाहित हैं? 2 मिनट सोचने के बाद उन्होंने बताया, राजीव जी, कि मैं विवाहित नहीं हूं। अब बताइए, परजरी है कि नहीं? ये झूठ है कि नहीं? क्या उन्होंने अपनी पत्नी को है? आप बात करते हैं 3 तलाक की। 3 तलाक पे आप कहते हैं कि मुसलमान पुरुष जो है वो 3 बार तलाक तलाक कह के अपनी पत्नी को छोड़ देता है। आपने तो एक बार भी तलाक नहीं कहा। तो या तो आपने अपनी पत्नी को छोड़ा या अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। अगर छोड़ा तो क्या तो कानून है, उसके तहत आपने उससे परित्यक्त्या उसको बनाया। तो वो पत्नी बेचारी तड़प रही है, आप ना उसे अपने साथ रखते हैं ना उसको छोड़ते हैं। तो ये परजरी का केस है, ये सत्यनिष्ठा का प्रश्न है। राजीव जी, ये प्रश्न ये नहीं कि लोग उस पर अटैक कर रहे हैं, ये जानने का अधिकार है। ये जानने का अधिकार देश की 140 करोड़ जनता को है। कौन उन पर अटैक नहीं कर रहा है? मोदी जी से किसी को लड़ाई नहीं है, सब अटैक कर रहे हैं अडानी पर। और ये राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं कि हम मोदी जी के कहां नाम ले रहे हैं, हम तो भैया अडानी का नाम ले रहे हैं, हम तो किरण भाई पटेल का नाम ले रहे हैं, हम तो पटेल की जो पत्नी है उसका नाम ले रहे हैं। किरण भाई पटेल, 2 गुज्जू पकड़े गए थे तो जिसने जांच करके छोड़ दिया और लेके कश्मीर, उत्तराखंड और रूस के अंदर घूम रहे थे, तो उनके बारे में पूछ रहे। आप अडानी को मोदी जी अपने साथ जोड़ रहे हैं। मोदी जी पे कोई अटैक नहीं कर रहा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधान। देखिए, हम जितने लोग यहां बैठे हैं सब हिंदू हैं। हम हिंदुओं का तुष्टीकरण कैसे हुआ है 9 साल में, कोई एक बता दे। क्या मुझे पेट्रोल 50 रुपए का मिला है और मुसलमानों को 150 रुपए का मिला है? क्या दूध मेरे लिए महंगा नहीं हुआ है, उनके लिए महंगा हुआ है? क्या हिंदुओं के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, मुसलमानों के बच्चों को नौकरियां नहीं मिली हैं? तो हम हिंदुओं का तुष्टीकरण कैसे हुआ है, पहले तो मुझे ये बता दें। दूसरा, जो परिवर्तन मैं देख रहा हूं, जो दीपक जी ने कहा और बिल्कुल बड़ी सही बात कही, जो ओपिनियन मेकर था इस सोसाइटी का, हिंदुओं में जो ओपिनियन मेकर था, आज मैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे और जो बात करता हूं, ये ओपिनियन मेकर में जितना ज्यादा शिफ्ट हुआ है, जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है, देखिए, जो दलित थे वो परेशान थे, उनका रिजर्वेशन खत्म हो गया। बैकवर्ड परेशान थे क्योंकि यूपी के अंदर एंटी यादव सेंटिमेंट्स को फैलाकर और हरियाणा के अंदर एंटी जाट सेंटिमेंट्स को फैलाकर बैकवर्ड्स को तोड़ा गया। जो सबसे सॉलिडली इनके पीछे खड़ा था, वो खड़ा था ओपिनियन मेकर सवर्ण। और आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट में देखता हूं, वो रिजेंटमेंट है सवर्णों में, जिसको दीपक जी कह रहे हैं कि ओपिनियन मेकर है। ये ओपिनियन मेकर आज की तारीख में पूरी तरह से बीजेपी के विरुद्ध होता जा रहा है। बीजेपी के साथ इन्होंने अपनी पिच इतनी खराब कर ली है, जैसे मैंने कहा, परजरी का केस, किरण पटेल का। और ये इतना फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि साहब, बनारस में, इलाहाबाद में, उज्जैन में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं सब गुजरातियों को मिल रहे हैं। और जितने भी नाम आ रहे हैं किरण भाई पटेल के, उनके पत्नी के, उनके मित्रों के, सारे नाम गुजरात वालों के आ रहे हैं। तो देखिए, ये भी एक भावना प्रबल हो रही है महाराष्ट्र वालों में, उत्तर प्रदेश और बिहार वालों में और वेस्ट बंगाल वालों में कि भैया सारी एक लिस्ट तो बना लो। मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने स्वामी जी की कक्षा में, जो लेटरल एंट्रीज हुई हैं
31 लेटरल एंट्रीज हुई हैं आईएएस में सीधे। जरा लिस्ट तो निकलवा लें, उसमें समंड कितने हैं, बैकवर्ड कितने हैं, शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब कितने हैं। आंखें खुल जाएंगी बैकवर्ड और शेड्यूल ट्राइब की। और क्यों, कौन लोग हैं उसमें? एक जो बहुत बड़ा कलाकार है उसका सगा भाई है, और हमारे लोकसभा के एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं उनकी बेटी है। हमारे आपके जो समण हैं उनके बच्चों को तो वहां नौकरियां आईएएस में सीधे लिटरल एंट्री नहीं मिल रही, उन्हें तो संघर्ष करना पड़ रहा है रिटन एग्जाम। जी करेक्ट करना चाहूंगा स्वामी जी, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी बेटी उसमें नहीं है, बस ये करेक्शन है, बाकी तो ठीक आप कह रहे हैं जी। चलिए सूचना के अनुसार तो है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। लेकिन देखिए वास्तविकता यह है कि जो रिजनमेंट है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स में बहुत ज्यादा रिजनमेंट है और पूरी हवा पलट रही है, पूरी पलट गई है। और जो विपक्ष कर रहा है, हम लोग मीन में विपक्ष में न निकालें। जो विपक्ष कर रहा है, जैसे कर्नाटका का इलेक्शन अभी प्रशांत जी कह रहे थे, बताएंगे, जेडीएस और कांग्रेस का समझौता इसलिए अनुचित है क्योंकि जो वहां मैसूर बेल्ट है, जहां पर जेडीएस और कांग्रेस के बीच में ही संघर्ष होता है, वहां बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं है। 50 सीटें हैं वहां पर। वहां पे अगर कांग्रेस और जेडीएस का संघर्ष हो जाएगा, बीजेपी को स्पेस मिल जाएगी। इसी वजह से कांग्रेस का वोट परसेंटेज ज्यादा होने के बावजूद उसको सीट ज्यादा नहीं मिली। तो जेडीएस और कांग्रेस लड़े मैसूर रीजन में, कोस्टल एरिया में जहां पे बीजेपी स्ट्रांग है वहां कांग्रेस और ये बीजेपी लड़े, और बाकी जगह जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई हो। ये संघर्ष जो हो रहा है और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से काम हो रहा है, मेरे ख्याल से विपक्ष जो कर रहा है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ममता बनर्जी जो कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं और ऐसे ही होना चाहिए। और बिल्कुल रास्ता साफ है, पिच बीजेपी ने अपनी पूरी खराब कर ली है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था। तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लोक लुभावन वादों के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया।